प्राचीन इतिहास। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। प्राचीन इतिहास नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके विचार स्थित था? सिंधु तथा झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित यथावर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भारत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। महाभारत से पता चलता है कि परीक्षित के पुत्र जयमेज ने इस जीता तथा यहीं पर अपना प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्ध का कारण यह उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना तथा यहाँ अध्ययन करने के लिए एक दूर से विद्यार्थी आते थे। इसमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही शामिल थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत मगध का राजवैद्य जीवक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य बौद्ध विद्युत वंशुबंधुत आदि ने यह शिक्षा प्राप्त की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सैन्य शिक्षा यही ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कालक्रम है? यूनानी शक कुषाण। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने आक्रमण हेतु तत्पश्चात शक पार्थियन तथा कुषाणों ने भारत पर आक्रमण करके अपने राज्य स्थापित किए। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से कुरु या ईसाई द्वितीय का नाम उल्लेख में जिसने ईरान के खमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यद्यपि उसने निश्चित रूप से भारत के किन प्रदेशों को जीता था यह उसे प्रमाणों के अभाव में ज्ञान नहीं है। खामनी आक्रमण के बाद पश्चिमोत्तर भारत एक दूसरे के यूरोपीय आक्रमण का शिकार हुआ। यह यूनानी आक्रमणकर्ता सिकंदर के नेतृत्व में होने वाले मेसिडोनियन आक्रमण था, जो पहले की अपेक्षा अधिक भयावह सिद्ध हुआ। सिकंदर मिसोडोनिया के क्षेत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत भारत पर पश्चिमोत्तर से पूर्व इंडो-ग्रीक आक्रांताओं ने भारत विजय के अभियान किए। भारत का प्रथम शक विजेता मूंगा माउस तथा सामान्य उसका समय 20 ईस्वी पूर्व से 22 ईस्वी तक माना जाता है। उसके साम्राज्य में पूर्व गांधार शामिल था तथा तक्षशिला उसकी राजधानी थी। शकों के बाद पल्लवों तथा उनके बाद कुषाणों का नाम इस क्रम में मिलता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध विरोधात्मक थे। पूर्व भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ओनली टू सही है, ओनली टू सही है। इक्ष्वाकुश वंशीय लोग कृष्ण गुटकुर क्षेत्र में शासन करते थे। इक्ष्वाकु लोग बौद्ध मत के पोषक थे। पुराणों में उन्होंने श्री पर्वतीय तथा अंधभृत्य अंधों का नौकर कहा गया था। पहले वे सातवाहनों के समांत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता सत्ता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। अपना स्वतंत्रता सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी मठरीपुत्र वीर पुरुषदत्त तथा अमरावत तथा नागा अर्जुन कोंड से लेख मिलते हैं। इनमें से बौद्ध संस्था को दिए जाने वाले दान का विवरण है। पाल शासक बौद्ध मतानुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्न उस समय दिया जब उसका भारत से पतन हो रहा था। उन्होंने बंगाल तथा बिहार में अनेक चैत्य विहार एवं मूर्ति बनवाई। ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यहाँ अनेक बौद्ध मंदिर तथा विहार थे। पुरातात्विक स्मारक स्थल को सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। शिशुपालगढ़ उड़ीसा। पीर परवाह उत्तर प्रदेश। गोलपाड़ा असम। बिष्णुपुर मणिपुर। उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक समकरण स्थल पीर पहवा आगरा फतेहपुर सीकरी मथुरा एवं वृंदावन तथा लखनऊ आदि हैं। उड़ीसा शिशुपालगढ़ कोणार्क पुरी आदि। असम गोलपाड़ा कामाख्या मंदिर उमानंदा मयूरद्वीप नवग्रह मंदिर डोल गोविंद आदि। मणिपुर हेराम्बंतर बाजार शहीद मीनार विष्णुपुर शांता जुको घाटी आदि हैं। गुप्त काल गुप्तोत्तर काल एवं वर्धन वंश। सूची 1 उपलब्धि आविष्कार परिकलन को सूची 2 में प्राचीन भारतीय विद्वान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उपलब्ध आविष्कार परिकलन। प्राचीन भारतीय विद्वान पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा कालावधि। आर्यभट्ट। और पाइप के मानक परिकलन बुधायान। शून्य अंक की खोज। आर्यभट्ट। स्टॉप और सीड की खेल। ज्ञान देवी।
आर्यभट्ट गुप्त यूनिक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिनकी प्रमुख कृतियां आर्यभट्टीय हैं। इन्होंने गणित के विधि नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। उन्होंने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। भास्कराचार्य के आर्यभट्ट के सिद्धांतों का विकास किया। उन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की कालावधि की गणना की। पाइप के मान का परिकलन बुद्धायना ने सर्वप्रथम किया था। सांप और सीढ़ी का खेल की उत्पत्ति का श्रेय ज्ञानदेव को है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसी एक से संबद्ध है। समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ खेल मूल अशोक का है, जिससे इसने कौशाम्बी में खुदवाया था। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इस कौशाम्बी से मांगकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करार दिया। इस पर जहांगीर तथा अकबर के दरबारी कवि बीरबल के लेखक भी मिलते हैं। अशोक ने इस लेखक के माध्यम से बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के मंत्रों को आदेश दिया है। वस्तुतः अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सांची, सारनाथ तथा कौशाम्बी की लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण मिलता है। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। इसमें ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। वस्तु समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत इलाहाबाद स्तंभलेख का प्राज्ञ प्रस्तुति ही है। इसकी रचना इसके संधिवग्राहक हरिसेन ने की थी। इसी लेख से उसकी समस्त विजयों के जानकारी प्राप्त होती है। अतः इसकी संबद्धता अशोक की अपेक्षा समुद्रगुप्त से अधिक है। 800 से 1200 की राजनीतिक सामाजिक स्थिति है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास मुख्य रूप से उसके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों से ज्ञात होता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नवीन लगभग 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की और मन्यखेत को अपनी राजधानी बनाई है। राष्ट्रकूट लेखकों का विवरण निम्न है। दंती दुर्ग के एलोरा तथा समंतगढ़ के ताम्रपत्राभिलेख, गोविंद तृतीय के राधनपुर, बनी दीनदोरी तथा बड़ौदा के लेख, अमोघवर्ष एक, सृजन अभिलेख 4, इंदिरा 3 का कमलपुर अभिलेख 5, गोविंद 4 के कांबे तथा संगली के अभिलेख 6, कृष्ण तृतीय के कोल्हापुर देवली तथा कर्नाटक के अभिलेख केसी श्रीवास्तव। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंगकोर वाट बृहत भारत के हिंदू मंदिर के कंबोडिया के अंकोर वाटा के विष्णु मंदिर का निर्माण 1125 ईस्वी में कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा कराया गया था। यह सूर्य मंदिर पत्थर का बना है। 2 से 1 बटा
मील के घेरों में स्थित इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी तथा 21/2 मील लंबी खाई है। मंदिर में जाने के लिए 40 फीट चौड़ी एक पुल बनवाया है। आज भी यह मंदिर अपनी श्रेष्ठता एवं भव्यता को सुरक्षित किए हुए है। यह मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत का राजगद्दी पर अफगान अशोक के शासक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी। दिल्ली की राष्ट्रीय गद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम इस प्रकार है: बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में अफगान राज्य की स्थापना की थी। उसने 1489 ईस्वी में शासन किया है। उसके बाद 1489 ईस्वी में ही सिकंदर लोदी सुल्तान बना है। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। उसने 1570 ईस्वी तक शासन किया है। इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में 1526 ईस्वी तक शासन किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित होने के कारण इब्राहिम लोदी के साथ लोदी वंश की स्थापना हो गया। निर्देश। आगामी 6 प्रश्नों में 2 वाक्यांश हैं। एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वाक्यांशों को सावधानी पूर्वक कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कोटों की सहायता से चुनिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्का की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए थे। इन्हीं प्रयोगों के दौरान उसने स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे, जिन्हें इब्न बतूता ने दीनार की संज्ञा दी है। दूसरी मुख्य योजना भी मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। चीन और ईरान की संकेतित मुद्रा से प्रेरित होकर सुल्तान ने भी संकेतित मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई है। संकेतित मुद्रा का अर्थ था चांदी के टंके के स्तर पर कांसे के टंके का प्रचलन। बरनी के अनुसार सुल्तान विदेशी के प्रदेश को जीतना चाहता था तथा इसके अतिरिक्त उसने अपव्यय की आदत थी और उसका खजाना खाली हो रहा था। यद्यपि इस तर्क को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता था, तथापि सत्य यह है कि सुल्तान खुरासान की विजय करने के विचार से शक्तिशाली सेना का गठन करना चाहता था। नेशनल राइट के अनुसार 1327 से 30 में जब संकेतित मुद्रा टोकन मुद्रा जारी की गई, उस समय भारत ही नहीं अपितु संसार भर में चांदी की कमी हो गई थी। इन परिस्थितियों में बहुमूल्य धातु को बेचने के लिए थोड़े समय के लिए तांबे तथा इसमें मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए हैं। अतः ए सही है और किंतु आर गलत है। बहमीनी एवं विजयनगर साम्राज्य। जब राजा कोडियार ने मैसूर राजा की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। राजा वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। इस समय विजयनगर के वेंकट द्वितीय शासन कर रहा था। वेंकट द्वितीय का शासन काल 1586 से
14 ईस्वी था। वेकेंट द्वितीय वैराविडु वंश का शासक था। रंगा द्वितीय अराविडु वंश का अंतिम शासक था। सदाशिव तुगलक वंश का अंतिम शासक था। वीरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके अराविडु वंश की स्थापना की थी। भक्ति आंदोलन। भक्ति तुकाराम कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? जहांगीर। भक्ति तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। संतु तुकाराम का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पास कुछ पशु और भू संपत्ति थी, लेकिन एक बड़े दुश्चिंत में उन्होंने अपने माता पिता, दोनों पत्नियों में से एक पत्नी को पुत्र के साथ सब कुछ खो दिया। ये दिवालिया हो गए तथा अपने जीवन से निराशा हो गए। इनकी दूसरी पत्नी कर्सा थी। घर और बाहर दोनों ओर से दुखी होकर तुकाराम ज्ञानेश्वर नामदेव एक नाथ की रचनाओं के अध्ययन में जुट गए तथा भवनाथ और भंडार की पहाड़ियों के निर्जन स्थानों में रहकर ईश्वर की चिंता मनन करने लगे। इन्होंने अनेक अभंगों की रचना की। इसमें से इनकी शिक्षाएं सम्मिलित है। मुगल साम्राज्य। भारत में इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अकबर की भांति शाहजहां ने भी अपने काल का इतिहास लिखवाने में खास दिलचस्पी ली है और इस उद्देश्य से लिए कर्मचारी रख गए हैं। लाहौरी ने शाहजहां के काल के शुरू के 20 साल का इतिहास लिखा है। शाहजहां चाहता था कि उसके काल के इतिहास को अब्दुल फजल के ढंग से लिखा जाए। लाहौरी, जो अपने तर्जे तहरीर की वजह से बहु मशहूर था, पटना से बुलाया गया और ये काम उसके सुपुर्द कर दिया गया। उसने पदशाहनामा लिखा, जो तैमूर के हालात से शुरू होता था। इसमें शाहजादा उमर, विद्वान सूफियों, हकीमों और शायरों के हालात भी मिलते हैं। इसमें से शाहजहां के काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अंदाजा होता था। लाहौरी के शेष काम को उसके शागिर्द मोहम्मद वारिस ने पूरा किया। शाहजहां के काल का पूरा इतिहास मोहम्मद 16 ने लिखा है। शाहजहां के शासन प्रणाली और उसकी वास्तविक कार्य प्रणाली पर चंद्रभान ब्राह्मण चाहर चमन सर्वश्रेष्ठ रचना है। आधुनिक इतिहास। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने का अनुमति मिली है? सूरत। दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट ब्रिटिश की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम के एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टूट ईस्ट इंडिया की स्थापना की है। भारत व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के पास दरबार में इसलिए भेजा गया जिससे अंग्रेज को सूरत में एक फैक्ट्री खोलने तथा भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा
मिल सके। 1609 ईस्वी में हाकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा, किंतु उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिल सकी। यद्यपि जहांगीर ने हाकिंस को 400/400 का मनसब प्रदान किया था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान दी। इससे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा, जिससे उन्हें अन्य जहाजों पर फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। दक्षिण पूर्व में ब्रिटिश कंपनी ने 1611 ईस्वी में मुसलिमपट्टनम में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। 1639 ईस्वी में वेंकटेंट द्वितीय के सामंत दरलेला वेंकटैंक्या ने अंग्रेज फ्रांसीसी डेक क्रो मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी है। यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी में जन आंदोलन। निम्नलिखित विदेश विद्रोहों में से किसी को विक्रम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यासों आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। सन्यासी विद्रोह। बंगाल में 1770 में भीषण अकाल पड़ तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत सुन्न हुए। सन्यासी की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी और उन्होंने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण कर दिया, जिससे वारेन हेस्टिंग एक लंबे अभियान के पश्चात ही दबा सका। इसका उल्लेख विक्रम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। आधुनिक भारत का इतिहास। B.L. ग्रोवर एवं यशा, पृष्ठ 174। वर्ष के 1897 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उसके मित्र ने धोखा दिया है तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया है? तात्या टोपे। कानपुर अंग्रेज के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया है। नाना शाही को पेशवा घोषित कर दिया गया है। इसमें से उनके दक्ष सहायक तात्या टोपी की सहायता प्राप्त हुई है। कानपुर पर 6 दिसंबर को सर कैंपबेल ने पुनः अधिकार कर दिया है। तात्या टोपी भाग निकल और झांसी की रानी से जा मिले हैं। 3 अप्रैल को झांसी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है। झांसी की रानी तथा तात्या टोपी ग्वालियर चले गए, परंतु ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया है। झांसी की रानी लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई है। तात्या टोपी बच निकले, लेकिन अप्रैल 1859 में उन्हें सिंधिया के एक समानता ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपी को फांसी दे दी गई। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे तथा उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे तथा विद्रोह के समय कंपनी का मुद्रा सेनापति जॉर्ज एनिसन था। विद्रोह प्रारंभ के बाद जिस सेनापति की नियुक्ति हुई थी उसका नाम क्लानिंग कैंपबेल था। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। 1857 के विद्रोह को सर
जॉन लॉरेंस द्वारा सिले की सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। इस विद्रोह को वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56, लॉर्ड हंटिंग का कार्यकाल 1944 से 48 तथा लॉर्ड लिप्टन का कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी है। सामाजिक सांस्कृतिक जागृत निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन लेक्चर्स प्रमंच कोलंबो टू अलामोड़ा निम्नलिखित में से किसी एक के अनुभवों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्त था और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था तथा वे दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका गए थे। वही शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पहले खेतिहर के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया है। फिर फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म के प्रचार के लिए किया। 1899 में अल्मोड़ा में मायावती मठ स्थापित किया। 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद स्वामी ने अपने देश में घूम कर भाषण दिया। लेक्चर फॉर्म कोम्बलो टूट अल्मोड़ा उनके भाषणों का संकलन है। इस आधुनिक भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। प्रमुख संस्थाएं संध्या आयोग अधिनियम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया है। गवर्नर ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल दो सही है। सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1813 के तहत चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। भारत के शासन अधिनियम 1858 के तहत 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा संचालन मंडप की समाप्ति। भारत के शासन के लिए भारत के राजा सचिव नामक पद सृजित किया गया है जो ब्रिटिश कैबिनेट के अंतर्गत होता था। राज्य सचिव परिषद के 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाती थी तथा शेष नियुक्ति डायरेक्ट के द्वारा की जाती थी। इस परिषद में वही व्यक्ति नियुक्त हो सकते थे जो 10 वर्ष तक भारत में कार्य कर चुके थे और नियुक्ति के समय उन्हें भारत में आए अधिनियम 10 वर्ष हुए हो। भारत के गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बना दिया गया और उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया।
स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। इस सरकार में मुस्लिम लीग के नेता शामिल नहीं हुआ। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया है। अंतिम मंत्रिमंडल इस प्रकार था: जे.एल. नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल वल्लभ भाई पटेल, यह गृह सूचना तथा प्रसार वल्लदेव सिंह, रक्षा जान थाई उद्योग एवं आपूर्ति सी राजगोपालाचारी, शिक्षा सी.एच. भाभा, कार्य खान तथा बंदरगाह राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि अशफाक अली, रेलवे जगजीवन राम, श्रम तिलकायत अली खां, वित्त आई चुंदगिर, वाणिज्य अब्दुल रब नश्तर, संचार जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि गजनफर अली खां, स्वास्थ्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर सम्मेलन, जिसे अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसी का अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया। इस अधिवेशन में एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी छोड़ने की घोषणा की, जिसका दायित्व महात्मा गांधी को सौंपा गया। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। केवल 2 और 3 सही हैं। मैडम भिकाजी कामा भारत की सर्वप्रथम सुविख्यात महिला क्रांतिकारी थी। उन्होंने बहुत से सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादियों तथा क्रांतिकारियों यथा दादा भाई नौरोजी, श्यामाजी कृष्ण वर्मन, वीर सावरकर, सरदार जी राणा आदि के साथ मिलकर कार्य किया है। यह रूसी क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आई थी तथा लेनिन के साथ उन्होंने पत्राचार भी किया है, जिसने उन्हें मास्को आने का नियंत्रण दिया है। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था तथा माता पिता फारसी थे। इनके पिता का नाम सोराव राम जी पटेल था। रुस्तम के आर कामा उनके पति थे। मैडम ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। 1909 में पेरिस उनका मुख्यालय हो गया
हो गया था। सर हरदयाल हरदयाल तथा सकलाबार जैसे युवा क्रांतिकारी का मिलन स्थल हो गया है। 1907 में उन्होंने जर्मन के स्टुटगार्ट में आयोजित समाजवादी कांग्रेस में भी भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया है, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं तैयार की थी। यही वस्तुएं स्वतंत्र भारत के झंडे का मूल रूप था, केवल रंग में अंतर था। इसमें केसरिया के स्थान पर लाल रंग था। भारत का भूगोल, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सी कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। महानदी गोदावरी, कृष्ण एवं कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कावेरी नदी पश्चिम की घाटी की गिरी श्रेणी कर्नाटक निकलती है तथा कावेरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 800 किमी की दूरी तय करती है। इसका बेसिन क्षेत्र केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु तीन राज्यों में विस्तृत है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंहासन एवं सिहावा श्रेणी से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 558 किमी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी 1465 किमी नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में स्थित तमुलतलाई नामक स्थान से निकलती है। यह 724 किमी लंबी नदी है। यह एक एस्चुवरी का निर्माण करती है एवं खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा एवं ताप्ती सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर उन प्रश्न श्रेणियों में होकर बहती है। सूची 1, सूची 2 राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मुखा घाटी, मुखा घाटी जम्मू कश्मीर। जुकू घाटी नागालैंड। संगला घाटी हिमाचल प्रदेश। यूथांग घाटी सिक्किम। मखा घाटी जम्मू और कश्मीर राज्यों में स्थित है। लद्दाख लद्दाख श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में लद्दाख केंद्र में शासित प्रदेश में पटनीटॉप नया विकसित हिल स्टेशन है, जो जम्मू
से 108 किमी की दूरी पर स्थित है। पंजाल पर्वत में जवाहर सुरंग नाम की एक बड़ी सुरंग निकालकर जम्मू और श्रीनगर के बीच सदा खुली रहने वाली सड़क बहती है। जुकी घाटी नागालैंड राज्य में स्थित जुफी श्रेणी के पीछे स्थित घाटी समुद्र तल से 2438 मीटर ऊंची है। यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 30 किमी दूरी पर स्थित है। संगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू और मनाली सर्वश्रद्धावृत हिल स्टेशन भी हिमाचल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युथांगी घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में 149 किमी की दूरी पर स्थित है। इससे ग्रम झरने के नाम से भी जाना जाता है। सिंगबाल रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य यही स्थित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कई मठ अरुणाचल प्रदेश। कई मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल की स्पीति घाटी में स्थित सबसे पुराने एवं बड़ा मठ है। इस मठ में बहुत से बौद्ध लामाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि अंधकर मठ एवं तांबो मठ भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। वे रोचन की मूर्तियां धंधकर मठ मुख्य आकर्षण और तांबो मठ का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था। अरुमिटक मठ सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 24 किमी की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण चाणक्य चतुर्थ द्वारा किया गया था। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से अनुक्रम कौन सा है? सयोक, जस्कर, सीपति, सतलज। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई नदियों का सही अनुक्रम सयोक, जास्कर, स्पीति, सतलज। सयोक नदी सिंधु की सहायक नदी है। यह सिंधु नदी में दाएं तट से मिलती है। इसे मध्य एशिया, यार्क कंडी तथा काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। जस्कर नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। यह नदी कठोर चट्टानी भागों से होती हुई गहरे गार्ज का निर्माण करती है। स्पीति नदी सतलज की मुख्य सहायक नदी है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती और सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर बनाया गया है। सूची राष्ट्रीय वन एवं वन्य जीव अभयारण्य को सूची टू समवर्तित नगर के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चंद्रप्रभार, वाराणसी, चंद्रप्रभार वाराणसी, करेरा झांसी और जयसमंद उदयपुर और नाहरगढ़ जयपुर। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से 778 किमी दूरी चंदौली जिले में है। इसका कुल क्षेत्रफल
क्षेत्रफल 48 किमी है। करेवा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। यह शिवपुरी से 55 किमी दूरी तक, झांसी उत्तर प्रदेश से मात्र 44 किमी दूरी पर अवस्थित है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में है अवस्थित है। नरहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के बाड़ा जिले में अवस्थित है, जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किमी है। विकल्प के अनुसार जयपुर ही ऐसा नगर है जो इस अभयारण्य के सबसे नजदीक 300 किमी स्थित है, अतः सही उत्तर सी है होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2 और 3 सभी सही हैं। भारत के पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा इस प्रकार है। बांग्लादेश 4,096 किमी, चीन 3,917 किमी, पाकिस्तान 3,310 किमी, नेपाल 1,752 किमी, भूटान 587 किमी, म्यांमार 1,458 किमी, अफगानिस्तान 80 किमी। नेपाल के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। सिक्किम बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भूटान के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम एवं पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चीन से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखराला लैटेराइट प्रकार की। ए सही है परंतु आर गलत है। लैटेराइट मृदा का निर्माण तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा के समय निस्खलन और शुष्क मौसम से ऊपर मृदा की मुख सूख जाने से होता है। उच्च क्षेत्रों में अधिक अम्लीय एल्युमीनियम और लोहे के उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन, पोटाश, मैग्नीशियम और फास्फोरिक अम्ल की कमी होती है। इसे चाय, कॉफी और गरम मसाले की खेती की जा सकती है। यह क्रमशः पश्चिम घाट, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व असम में पाई जाती है। प्रश्न काल के दौरान शुद्ध रोपित क्षेत्रों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश का था।